आज की इस वीडियो में हम एमए और बीए के पाठ्यक्रम में जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता भारत भारती उसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो इसमें 3 खंड हैं, एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य खंड। तो इग्नू में जो है वह अतीत खंड के बारे में दिया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था और उन्होंने 1912 में भारत भारती कविता की रचना की है। इनके द्वारा जो कुछ काव्य संग्रह लिखे गए हैं उनका नाम इस प्रकार है: भारत भारती, साकेत, यशोधरा, झंकार और ऐसे ही बहुत सारे। मैथिली शरण गुप्त जी की जो काव्य यात्रा है वह द्विवेदी युग से आरंभ होकर छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता के लंबे दौर तक फैली हुई है। भारत भारती के अतीत खंड में 5 पद हैं। इसमें उन्होंने भारत अतीत में कैसा था और वर्तमान में कैसा है इसकी तुलना की है। इस अतीत खंड में उन्होंने देश के स्वर्णिम एवं गौरवशाली अतीत को स्मरण करने के साथ साथ वर्तमान में भारत की जो दुर्दशा है उसको लेकर दुख जताया है तथा देशवासियों को सावधान रहने के लिए संकेत किया है। वर्तमान भारत में विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे अकाल, दरिद्रता, कृषि संस्कृति, उद्योग आदि जैसे कई विषयों को लेकर उन्होंने कविता में प्रश्न उठाया है। अतीत में किस प्रकार भारत का उत्थान हुआ था और वर्तमान में वह किस प्रकार पतन की ओर जा रहा है, उसी का यहाँ पर तुलनात्मक वर्णन है। और वे कहते हैं कि उत्थान और पतन जो है वह जीवन की स्थितियाँ हैं। इस प्रकार वृक्ष से पत्ते हर साल गिर जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद वे फिर से फलते फूलते हैं और एक पेड़ के रूप में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार उत्थान पतन को समझाने के लिए कवि ने प्रकृति से एक उदाहरण को प्रस्तुत किया है। परंतु उन्हें डर इस बात का है कि भारत के प्रति जो उसके नौजवान हैं या रहने वाले लोग हैं वे इसके प्रति थोड़े भी जागरूक नहीं हैं, तो भारत का फिर से उत्थान हो पाएगा या नहीं। इस उद्यान में पतन ही पतन है, जीवन में अंधकार ही अंधकार है। उसे वृक्ष का पतझड़ कहा जाए या पौधे का सूखना कहा जाए, कवि कुछ समझ नहीं पाता है। इस कारण कवि जो है वे असमंजस में है कि इस नई स्थिति को कायाकल्प कहा जाए या पूर्णतः विनाश का लक्षण, क्योंकि देश की और समाज की स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। उद्योग धंधे अंग्रेजी राज के चलते उजड़ चुके थे। सारा कच्चा माल यहाँ से विदेशों में जा रहा था। सामाजिक बुराइयाँ समाज को खोखला कर रही थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी शैशवावस्था में ही था। इसलिए कवि कहता है कि पुराने का जाना नए के आने का द्योतक होता है, लेकिन देश की स्थिति ऐसी है जिसमें पुराना जो है वह पतनशील है, लेकिन नए की दिशा का कोई संकेत नहीं है। भारत की पूर्व और वर्तमान की जो दशा है उसमें बहुत अंतर है। एक समय था कि भारत विद्या, कला, कौशल और सभ्यता इत्यादि में संसार का शिरोमणि था, और एक समय ऐसा है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी पूरे संसार को शिक्षा देती थी, वह आज इन सभी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वे कहते हैं कि एक समय था जब हमारी कीर्ति का हर कोई बखान कर रहा था, परंतु आज परतंत्रता के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा है कि सभी चीज़ें हमसे बहुत दूर चली गई हैं। हमारा देश आज जो इतना हीन, कमज़ोर और लाचार है, वह कभी इतना उन्नत था कि सारा संसार हमारे आगे झुकता था। अंतिम पद में वे एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है तथा उसका जो पहला पत्ता होता है वे अंधकार के कीचड़ में फंसकर रह जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का घमंड करने वाले भी जल्दी ही नष्ट। जो फूल मुरझाए होते हैं वे अंत में खिलते हैं। तो इसी प्रकार गंभीर एवं धीर लोग ही आखिर में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः वे देशवासियों से यह अनुरोध करते हैं कि निराश मत हो, धैर्य एवं साहस से स्थिति का मुकाबला करो। हम अपना खोया हुआ गौरव अवश्य ही पा लेंगे। तथा वे कहते हैं कि क्या हमारी सामाजिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हम इसे दोबारा सुधार नहीं सकते। और वे कहते हैं कि भारत विश्वगुरु था जो वापस से विश्वगुरु बन सकता है। तथा भविष्य खंड में वे भारत कैसा बन सकता है इसके विषय में बताते हैं। इस प्रकार अतीत खंड में भारत के शौर्य का